वेलकम स्टूडेंट्स टू योर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। इस चैनल के माध्यम से हम लॉकडाउन पीरियड में आपके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें बहुत सारी सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर बता रहे हैं कि सर हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और क्वेरीज भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो ये इस तरह से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, उस पर भी आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हो। तो देखो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने फैराडेज लॉज देखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और उसके कुछ पॉइंट्स भी देखे हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमें 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, वो भी 40-40, 45-45 मिनट के, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो ये 3 वीडियो लेक्चर्स मैं आपको परसों पब्लिश करने जाने वाला हूँ। 3 वीडियो लेक्चर्स मैं एक ही दिन में तीनों पब्लिश करूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स की सारी जानकारी मिल जाए। हाउ टू टैकल देम, हाउ टू सॉल्व देम, ये आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट हो या फिर IIT JEE एग्जाम हो, और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होने की वजह से इस पर ढेर सारे अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ईच एंड एवरी सवाल का जवाब आएगा। मतलब आप कॉन्फिडेंसली इस टॉपिक को सामने जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हो या फिर MCQs हो, इस टॉपिक पर के आप कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हो। अब डैनियल सेल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। कुछ बार बार हम शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या, उसका मीनिंग क्या है, वो हमें मालूम चाहिए। वो हम पहले देख लेते हैं और बाद में फिर डैनियल सेल को स्टार्ट करते हैं। तो हम डैनियल सेल में बहुत बार हाफ सेल का इस्तेमाल करते हैं। हाफ सेल का वारंवार अपन उच्चार करते हो तो व्हाट इज मीन बाय हाफ सेल? तो हाफ सेल यानी कोई भी मेटल को जब मैं उसके ही सॉल्यूशन में डीप करके डुबा के रखूंगा तो उसको मैं बोलता हूं हाफ सेल। एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज हाफ सेल। इस तरह से हम हाफ सेल को डिफाइन कर सकते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं आपके लिए, क्या है? एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज हाफ सेल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिंक मेटल है और इस जिंक को मैं Zn डाइपॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डुबा के रखता हूं। मतलब मेटल को उसी के सॉल्यूशन में हमने डीप करके रखा है। तो ये जिंक रॉड है और जिंक रॉड को मैंने Zn डाइपॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डीप करके रखा है। तो इस असेंबली को हम क्या बोलते हैं? हाफ सेल बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो जब भी किसी मेटल को मैं उसके ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखता हूं, डुबा के रखता हूं, तब जो कुछ बनता है दैट इज कॉल्ड एज हाफ सेल। तो जिंक रॉड को Zn डाइपॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डुबा के रखा। वैसे मैं सिल्वर रॉड को AgNO3 के सॉल्यूशन में डुबा के रखता हूं। तो मेटल है Ag और उसको मैंने Ag पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डुबा के रखा है। तो ये जो भी कुछ बना है ये इसको हम क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं। तो हाफ सेल यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं। जब भी किसी मेटल M को मैं उसी के सॉल्यूशन में डीप करके रखूंगा तो उस वक्त जो भी कुछ बनता है उसे हम कहते हैं हाफ सेल। एन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज हाफ सेल। तो एग्जांपल मैंने बताया आपको, जिंक रॉड डिप्ड इन अ ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब Zn डाइपॉजिटिव आयन सॉल्यूशन। Ag रॉड डिप्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन, दैट इज Ag पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डिप करके रखेंगे तो हमें सिल्वर हाफ सेल मिलेगी। कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा के रखेंगे, Cu डाइपॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में रखेंगे, कॉपर हाफ सेल तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारे मेटल्स हैं, उन मेटल्स को मैं उनके ही सॉल्यूशन में जब भी कभी डुबा के रखता हूं तो जो तैयार होता है उसे क्या बोला जाता है? हाफ सेल बोला जाता है। तो हाफ सेल आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब इस हाफ सेल को हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। किस बेसिस पर से? उस हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन हो रही है इसके बेसिस पर से। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं भाई, तो 2 ही टाइप की रिएक्शंस होगी हमारे लिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो जिस किसी हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, जिसको हम जनरली एब्रीवेट करते हैं RHC से। जिसको हम एब्रीवेट करते हैं RHC से, इसका मतलब है रिडक्शन हाफ सेल। हाउ कैन वी डिफाइन रिडक्शन हाफ सेल? The half cell in which reduction occur is called as reduction half cell.
तो जिस हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, मेटल कटायंस रिड्यूस हो रहे हैं, उस हाफ सेल को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। बराबर है। द हाफ सेल इन विच रिडक्शन ऑकर इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा जो कैटेगरी है, अब वो तो आपको ध्यान में आई होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, आ ही जाती है सबको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी ऐसी हाफ सेल जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हो, उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन ऑकर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मतलब जिस मेटल इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडेशन हो रहा हो मेटल का, तो उस वक्त उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जब इलेक्ट्रोड के पास मेटल कटायन रिड्यूस हो रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो इस तरह से हाफ सेल हमें मालूम चाहिए। तो हाफ सेल आपको समझ में आई। An electrode dipped in a solution of its own ion is called as half cell. Half cells are of two types: reduction half cell (RHC) and oxidation half cell (OHC). The half cell in which reduction occur is called as reduction half cell, and the half cell in which oxidation occur is called as oxidation half cell. अब oxidation half cell reaction क्या होती है, reduction half cell reaction क्या होती है, वो भी हम इन शब्दों का भी प्रयोग बार बार करते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन? तो रिडक्शन हाफ सेल में जो भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को जब हम लिखेंगे बोर्ड पर, तो उसे हम नाम देंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। जैसे कि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में समझो CO पॉजिटिव आयन रिडक्शन में जा रहा कॉपर इलेक्ट्रोड के पास, और कॉपर सॉलिड कॉपर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर का रॉड था, हमने CO पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डुबा के रखा था। जब भी हम ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन में से CO पॉजिटिव आयन कॉपर रॉड के पास जाकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और रिड्यूस होते हैं मेटालिक कॉपर में, और कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होता है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? रिडक्शन हाफ सेल में होने वाली रिएक्शन, इसलिए इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन आने द रिएक्शन विच ऑकर इन रिडक्शन हाफ सेल इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक वैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि जिंक रॉड को जब मैं Zn पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डुबा के रखता हूं, तो वहां पे क्या होता है? जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में चले जाते हैं Zn पॉजिटिव आयन बनकर। मतलब यहां पे जिंक रॉड के पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हो रहा है। जिंक के एटम सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर जा रहे हैं, Zn पॉजिटिव आयन बनकर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए इस हाफ सेल को मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहूंगा, और इस रिएक्शन को जब मैं लिखूंगा तो उसे कहूंगा मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। जब भी कभी आप सेल रिएक्शन लिखोगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो जब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो जो भी रिएक्शन मुझे दिखाई देती है, इसमें रिडक्शन भी है और इसमें ऑक्सीडेशन भी है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक पूरी रिएक्शन है, इसलिए ऑक्सीडेशन को हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हम इन डेफिनेशंस का, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करेंगे तो इनका मतलब क्या है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है, वो यानी है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसे कहा जाता है? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो ये बोर्ड में भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, और सॉल्ट ब्रिज पर नीट के एग्जाम में और IIT JEE के एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? तो जितने भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल्स हैं उनमें सॉल्ट ब्रिज होता ही है कंपल्सरीली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते ही हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट ब्रिज? उसके फंक्शंस क्या है, वो करता क्या है सेल रिएक्शन के वक्त, तो हमें ये स्टडी करना है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो भाई, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। तो इस तरह से हम इन्वर्टेड ग्लास शेप ट्यूब दिखाएंगे। इस इन्वर्टेड ग्लास शेप ट्यूब में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिलअप करते हैं।
इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिलअप करते हैं KCl का, KCl नहीं मिला तो KNO3 का, और वो भी नहीं मिला तो NH4NO3 का। और ये सॉल्यूशन नीचे ना गिरे इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, कॉटन प्लग, या फिर क्या लगाते हैं, ग्लास उल लगा देते हैं। कॉटन प्लग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ग्लास उल भी लगा सकते हैं, बराबर है। अब ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, इसमें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिलअप करते हैं, किसका, KCl का, या फिर KNO3 का, या फिर NH4NO3 का। लेकिन ये सॉल्यूशन तो तरल होते हैं, पानी के जैसे होते हैं। अगर मैं ट्यूब को उल्टा करूंगा, उसके माउथ नीचे आएंगे तो फटाक से गिर जाएगा। मैं कॉटन प्लग लगाऊंगा या फिर ग्लास उल भी लगाऊंगा तो सॉल्यूशन तो नीचे गिरना है। फिर ये सॉल्यूशन उस ट्यूब में ही रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इसलिए इसे विस्कस बनाने के लिए इसमें मैं क्या डालता हूं, 5% अगर जेल का इस्तेमाल करता हूं। ये 5% अगर जेल जो है वो इस सॉल्यूशन को क्या बनाती है, सेमी विस्कस बनाती है, सेमी सॉलिड बना देती है, और जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन थिक होता है और नीचे फिर गिरता नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन कैसे किया जाता है, एन इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और KNO3 और NH4NO3 इन 5% अगर जेल। टू मेक द सॉल्यूशन विस्कस we have to add 5% अगर जेल। इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन ठीक होगा और वो नीचे गिरेगा नहीं। जब हम यूट्यूब को उल्टा करेंगे तब, इस तरह का करेंगे तब नीचे गिरेगा नहीं। फिर भी हम सावधानी बरतने के लिए वहां पे कॉटन प्लग या फिर क्या लगाते हैं, ग्लास उल लगाते हैं। तो इस असेंबली को क्या बोला जाता है, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। ये ब्रिज का ही काम करता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। फंक्शन में हम देखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बनाते वक्त क्या हम कोई भी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। हम कोई भी सॉल्ट का इस्तेमाल सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए हमें गिने चुने ही सॉल्ट्स की जरूरत पड़ती है। खासियत होती है उन सॉल्ट में एक, वही सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ KCl या फिर KNO3 या फिर NH4NO3 इन तीनों सॉल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तीनों के अंदर ऐसा क्या है कि इनको हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए। तो ये जो KCl है, ये जब पानी में डिजोल्व होता है तो K पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन तैयार करता है। KNO3 जो है वो पानी में जब डिजोल्व होता है तो क्या तैयार करता है, K पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन तैयार करता है। या फिर NH4NO3 जो है जब वो पानी में डिसोसिएट होता है तो क्या तैयार करता है, NH4 पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। तो ये सॉल्ट इस तरह से डिसोसिएट होता है और ये करस्पॉन्डिंग आयंस तैयार करते हैं। अब इन आयन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से उन्हें हम चूज करते हैं टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज। वो खास एबिलिटी क्या होती है, इस सॉल्ट में जो कटायंस है, अनायंस है, उन कटायन और अनायन की ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर यानी क्या, ये भी एक कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर, तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर। तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो कटायंस एंड अनायंस हैं उनके ट्रांसपोर्ट नंबर सेम चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर, समझो अब कटायन और अनायन है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, चार्ज एंटिटीज है। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होंगे, बराबर है। अब आयन साइज अलग है, चार्ज अलग है, चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, तो उनका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी अलग अलग हो सकता है, उनकी सॉल्यूशन में मूव होने की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। और अगर उनकी स्पीड कम ज़्यादा है तो फिर वो कंडक्ट भी कम ज़्यादा करेंगे, मतलब जो फास्टली मूव होगा वो ज़्यादा करंट कंडक्ट करेगा और जो स्लोली मूव हो रहा है वो क्या करेगा, कम करंट कंडक्ट करेगा। मतलब आयन की साइज क्या है आफ्टर हाइड्रेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कितना करंट कैरी करेगा। अगर उसकी साइज आफ्टर हाइड्रेशन कम है तो फास्टली कंडक्ट करेगा, ज्यादा करंट कंडक्ट करेगा, और जिसकी साइज ज्यादा है आफ्टर हाइड्रेशन, मोटा है वो, तो उसकी स्पीड कम होगी तो फिर वो कम कंडक्ट करेगा, बराबर है। तो ये कटायन हो या अनायन हो कितना कंडक्ट कर रहा है ये मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को।
समझो एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का कंसीडर कर दो आप, इसमें एक पॉजिटिव आयन है और बी पॉजिटिव बी निगेटिव आयन है। कोई भी एक सॉल्ट है AB जो पानी में डिसोसिएट होता है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव जैसा। अब ये पानी में आ गए, मतलब हाइड्रेटेड भी हो गए। अब हमने सर्किट बना दिया, अब आयंस माइग्रेट होंगे, करंट कंडक्ट करेंगे। दोनों आयन करंट के कंडक्शन में योगदान देते, कंट्रीब्यूट करते। अब समझो टोटल करंट सर्किट में से पास हो रहा है 10 एम्पियर। समझो टोटल करंट कितना पास हो रहा है, 10 एम्पियर हो रहा है। लेकिन कटायन और अनायन की स्पीड अलग अलग है, तो कंडक्ट भी अलग अलग करेंगे। समझो कटायन ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, तो 10 में से 7 एम्पियर कटायन कंडक्ट कर रहा है, एंड 10 में से 3 एम्पियर क्या कर रहा है, अनायन कंडक्ट कर रहा है। बराबर है। तो कटायन की स्पीड ज्यादा है, वो ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, अनायन की स्पीड कम है, वो कम कंडक्ट कर रहा है। तो 10 एम्पियर में से 7 कटायन की वजह से एंड 10 एम्पियर में से 3 एम्पियर अनायन की वजह से करंट है। अब जब मैं फ्रैक्शन ऑफ करंट कंडक्टेड बाय कटायन को लूंगा तो उसे ही क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। और वो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, टोटल करंट कितना पास हो रहा भाई सर्किट में से 10 एम्पियर, और इस 10 एम्पियर में से कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है 7, तो 10 में से 7, तो व्हाट इज इट्स फ्रैक्शन, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कंडक्टेड बाय कटायन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन, और उसको हम T पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ total current conducted by cation is called as a transport number of cation. And in the same way, what is transport number of anion? Transport number of anion is defined as the fraction of total current conducted by anion is called as its transport number. 10 में से 3 तो 1 एम्पियर में से कितना, 10 में से 3 तो 1 एम्पियर में से कितना, तो आंसर आएगा 3/10। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन होगा 0.3 एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन होगा 0.7। तो देखो ये कटायन और अनायन की कंडक्ट करने की एबिलिटी अलग अलग थी, तो उनके ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या पाए गए, अलग अलग पाए गए। बराबर है। तो सॉल्ट ब्रिज में हम कोई भी सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए हमें केवल उन्हीं सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके कटायन और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होगा। मतलब दोनों आयंस कैसे कंडक्ट करेंगे, इक्वली कंडक्ट करेंगे। ये भी सॉल्ट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए बी में ट्रांसपोर्ट नंबर कैसा है, अलग अलग है। तो ऐसे कटायन और अनायन सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो ट्रांसपोर्ट नंबर समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पे कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.7 आ रहा है और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है, 0.3। तो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट नंबर, तो आपको समझ में आया होगा क्या है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट conducted by ion is called as its transport number. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, स्मॉल टी से जनरली हम डिनोट करते हैं इसे। फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कंडक्टेड बाय कटायन और अनायन इज कॉल्ड एज इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। बराबर है। तो बहुत सारे सॉल्ट है, उनमें कटायन और अनायन की साइज अलग अलग है आफ्टर हाइड्रेशन, उनको होने वाला रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए उनका कंडक्टेंस भी अलग अलग होगा, इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट नंबर भी अलग अलग होंगे। लेकिन सॉल्ट ब्रिज बनाते वक्त हमें सिर्फ उन्हीं सॉल्ट का इस्तेमाल करते आएगा जिसमें कटायन और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होगा। मतलब ऐसे कटायन और अनायन हमें लगेंगे जो इक्वली कंडक्ट करते हैं, और इक्वली कंडक्ट करने वाले कौन है, KCl है, KNO3 और NH4NO3 है। अब KCl का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो KCl यह ऐसा सॉल्ट है जो पानी में जाने के बाद K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन तैयार करते हैं। K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन की साइज नियर अबाउट सेम ही है, मतलब 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सेकेंडली उनकी चार्ज डेंसिटी भी फिर नियर अबाउट सेम ही आएगी, साइज भी सेम, चार्ज भी सेम, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम आएगी, इसलिए उनका करंट कंडक्ट करने का टेंडेंसी भी सेम होगा। तो समझो अगर टोटल सर्किट में से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उसमें से 5 एम्पियर कौन कंडक्ट करेगा, K पॉजिटिव, एंड 5 एम्पियर कौन कंडक्ट करेगा, Cl नेगेटिव। मतलब टोटल करंट कितना कंडक्ट हो रहा है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर में से कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 एम्पियर, तो 5/10 एंड 0.5 यह है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ K पॉजिटिव।
व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव? करंट कंडक्टेड बाय Cl नेगेटिव अपॉन टोटल करंट कंडक्टेड 5/10, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आएगा? 0.5। तो देखो यहाँ पे कटायन और अनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? सेम है। मतलब जो इक्वली कंडक्ट करते हैं ऐसे ही सॉल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? सॉल्ट ब्रिज में। इसलिए आपको ये 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे। कौन से? KCl, NH4NO3 या फिर KNO3, इन तीनों में से कोई एक सॉल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? KCl का, इजीली अवेलेबल है इसलिए। तो इस तरह से हमने सॉल्ट ब्रिज देखा। तो वापस देखो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और KNO3 और NH4NO3 इन 5% अगर अगर जेल। सॉल्यूशन को गाढ़ा बनाने के लिए हमने 5% अगर अगर जेल का इस्तेमाल किया है। अब इस यू ट्यूब को मैं उल्टा करूंगा, उसका माउथ नीचे जाएगा तो सॉल्यूशन स्लिप होके नीचे ना गिरे, इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन प्लग या फिर क्या लगाया? ग्लास उल लगाया है। तो इस असेंबली को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में कौन से सॉल्ट यूज किए जाते हैं? KCl, KNO3 और NH4NO3। इन्हीं को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इनके कटायन और अनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? सेम है। आयन की स्पीड क्या है? इक्वल है, मतलब वो इक्वली कंडक्ट करते हैं इसलिए। तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमने देखा। ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन में वापस रिपीट करता हूं आपके लिए। क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कंडक्टेड बाय कटायन और अनायन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और अनायन। तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट्स हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनके कटायन और अनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या चाहिए? सेम चाहिए। वैसे सॉल्ट हम यूज करेंगे। अब सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन किया हमने, उसके बारे में जितने भी पॉइंट थे वो हमने बताए। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज नाम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स मीनिंग। जैसे ब्रिज दो गांव के लोगों को जोड़ने का काम करता है, इधर से लोग उधर जा सकते हैं, उधर के लोग इधर आ सकते हैं, वैसे ये सॉल्ट ब्रिज है, दो हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट करने का काम सॉल्ट ब्रिज करता है। अब हाफ सेल आपको मालूम है, दो हाफ सेल होंगी, उन हाफ सेल को इंटरनली कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? अभी फंक्शन आप सिर्फ ध्यान में मतलब सुन लो। पहला फंक्शन है इट कनेक्ट्स टू हाफ सेल्स इंटरनली। तो ये दो हाफ सेल को क्या करेगा? इंटरनली कनेक्ट करेगा बाय आयोनिक कंडक्टेंस। जब आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? आयोनिक कंडक्टेंस बोला जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल को रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल को क्या करेगा? इंटरनली कनेक्ट करेगा बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। दूसरी बात, सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है आखिरी तक। तो ये जब हम डैनियल सेल देखेंगे तो ये फंक्शन मैं वहां पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। दोनों सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब टोटल चार्जेस की सम कितनी? 0। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या कितनी? सेम। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट तो करता ही दो हाफ सेल को इंटरनली बाय मींस ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस। दूसरा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। बराबर है। तीसरा, हमें बोल सकते हैं फंक्शन इसका, इट अवॉइड्स डिफ्यूजन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट मिक्स होने से अवॉइड करता है, ये बचाता है। तो ये उसके फंक्शन है। इट अवॉइड्स द डिफ्यूजन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स डायरेक्टली। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द हाफ सेल and it connects the two half cell internally by means of ionic conductance। अब इनके फंक्शंस क्या है मैं विस्तार से आपको बता सकता हूं जब हम डैनियल सेल देखेंगे तब। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डैनियल सेल होगा। तो आपको सॉल्ट ब्रिज यानी समझ में आया होगा, और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन मैंने जानबूझकर नहीं समझाए, एक्सप्लेन नहीं किए। जब मैं डैनियल सेल देखूंगा तब मैं क्या कर सकता हूं, डैनियल सेल के वक्त इसके फंक्शंस मैं पूरी विस्तार से आपको बता सकता हूं।
तो ये थे कुछ डेफिनेशंस। सॉल्ट ब्रिज हो गए, उसके फंक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन हो गए। अब हम देखेंगे गैल्वानिक सेल, डैनियल सेल, उसका एक एग्जाम्पल है। तो देखो भाई, हमने चैप्टर के शुरुआत में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने कैसे डिफाइन किया था? The device which is used to study the interconversion between electrical and chemical energy is called as electrochemical cell. तो ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसे? इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी को, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया था, याद आता होगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एक टाइप गिरता है उसका, और नॉन स्पॉन्टेनियस है रेडॉक्स रिएक्शन तो उसका दूसरा टाइप गिरता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इलेक्ट्रोजेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक सेल। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनिक सेल। इलेक्ट्रोजेनिक सेल को हम गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, बराबर है। दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट की जाती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द सेल in which non-spontaneous redox reaction is carried out by passing electrical energy is called as electrolytic cell। उसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। तो ये हमने सब बेसिक में देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आज हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा है आज तक हमने। आज इलेक्ट्रोजेनिक सेल को स्टार्ट करना है। डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक सेल, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोजेनिक सेल की डेफिनेशन बताई। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन is carried out to generate electrical energy is called as electrogenic cell। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डैनियल सेल को।